हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 ऑफ साइंस, दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। गाइस हम इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर ही कवर करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ह्यूमन आई। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन विच अनेबल अस टू सी कलरफुल वर्ल्ड। जो हमारी ह्यूमन आई है वो बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वैल्यूएबल है और सेंसिटिव है। इंपॉर्टेंट इसलिए अगर वो ना हो तो हम ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते हैं। अब गाइज यहाँ पे कुछ ह्यूमन आई की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ह्यूमन आई हैज मैनी पार्ट्स विच ऑल आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट होते हैं जो कि एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं। इसके पार्ट्स हम अभी डिस्कस करेंगे। एन आई बॉल हैज़ अ डायमीटर ऑफ 2.3 सेंटीमीटर। जो हमारी एक आई बॉल होती है उसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। और गाइज इसको आप कर लीजिए स्टार मार्क, क्योंकि ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ आई बॉल। सो 2.3 सेंटीमीटर। Are both eyes have an angle of 180 which gives a wider view to see objects। इसका मतलब ये है गाइस, हमारी जो दोनों आंखें होती हैं वो अगर हम उन्हें स्ट्रेट देखें बिल्कुल, तो वो हमें एक 180 डिग्री का एंगल तक दिखाती हैं, 180 डिग्री के एरिया तक दिखाती हैं, एक वाइडर व्यू देती हैं। कोई ऑब्जेक्ट अगर 180 डिग्री के एरिया में रखा है तो वो हमें दिखाती है। अगर गाइज इसमें से हमारी एक आइज नहीं होगी, मान लो अगर आपकी 2 आइज होती हैं, अगर एक ना हो तो क्या होगा। सो गाइज जो हमारा वाइडर व्यू है, जो हम 180 डिग्री तक देख पाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, वो फिर थोड़ा कम हो जाएगा। हम फिर उसे सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख पाएंगे, यानी उसका जो 30% है हम वो नहीं देख पाएंगे। अब गाइज यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है पार्ट्स ऑफ आई की। आई के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सो गाइज आई के बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। सो गाइज ये जो आपको ये टेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आई का आउटर कवरिंग, जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। और गाइज ये जो आपको ये एक लेंस टाइप का दिख रहा है, इसको गाइज हम लेंस बोलते हैं, और ये एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, आइरिस। और गाइज ये जो हमारी फिंगर्स इस लेंस को पकड़े हुए हैं, ये वाली फिंगर्स जो इस लेंस को पकड़े हुए हैं, ये वाली चीज, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलेंगे आइरिस। और गाइज विट्रस ह्यूमर, लेंस के पीछे का ये जितना भी पार्ट है, ये जितना भी पार्ट है, इसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। अब गाइज ये क्या है, ये जो नर्व्स जा रही हैं ये हमारी ब्रेन्स तक जाती हैं, जो हमारा मैसेज पहुंचाती है, उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। और गाइज ये जो आपकी अंदर वाली कवरिंग है, ये अंदर वाली कवरिंग जो है, इसको गाइज हम बोलते हैं रेटिना, सिलियरी मसल्स। सो गाइज जो हमारे लेंस को ऐसे फिंगर्स ये जो पकड़ी हुई हैं, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मसल्स। एक्वस ह्यूमर, जो जो गाइज ये हमारा कॉर्निया के अंदर वाला पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। पुपिल, तो गाइज आपको ये लेंस के साइड में छोटा सा ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जिसको हम बोलते हैं पुपिल। और गाइज यही थे हमारे इसके पार्ट्स। अब हम इसके पार्ट्स के फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका पार्ट्स करते क्या क्या हैं। सो कॉर्निया, सो इट रिफ्रैक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट। जो हमारी लाइट आती है आंखों में, उसे रिफ्रैक्ट करता है कॉर्निया। ये रिफ्रैक्शन हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पुपिल, सो इट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट। जो हमारा पीपल होता है वो रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट को, मतलब कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए और कितनी बाहर जानी चाहिए। आयरिस, इट एडजस्ट द साइज ऑफ पीपल। आयरिस क्या होता है, ये एडजस्ट करता है पीपल का साइज, यानी पीपल को कब छोटा करना है और कब बड़ा करना है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। तो लेंस, इट फोकसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन रेटिना, इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस होता है जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है रेटिना पर, यानी उल्टी इमेज बनाता है लेकिन रियल बनाता है। सिलियरी मसल्स, अगर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अगर लेंस हमारा रेटिना पे उल्टी इमेज बनाता है तो हमें ऑब्जेक्ट सीधा क्यों दिखता है। तो गाइज हमारे ब्रेन को पता होता है वो ऑब्जेक्ट सीधा है, तो ऑप्टिकल नर्व वहां तक जब सिग्नल पहुंचा देती हैं, तो जो होता है ब्रेन कहता है कि नहीं ये ऑब्जेक्ट उल्टा नहीं है, ये सीधा है, तो हमें वो सीधा ही दिखता है। सिलियरी मसल्स, सो इट एडजस्ट द साइज ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। ये लेंस का साइज एडजस्ट करती हैं। और आइरिस क्या करता था, आइरिस प्यूपल का साइज एडजस्ट करता था। रेटिना, इट इज अ स्क्रीन वेयर इमेज फॉर्म। ये एक स्क्रीन होती है जहां पे जो होता है हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होती है। अब गाइस इसके 3 पार्ट और बचे हैं। ऑप्टिकल नर्व्स, द ट्रांसपोर्ट, दे ट्रांसपोर्ट द सिग्नल टू ब्रेन। ऑप्टिकल नर्व्स क्या करती हैं, वो ब्रेन तक हमारा जो मैंने अभी आपको बताया सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कराती हैं। एक्वस ह्यूमर, सो इट हेल्प इन मॉइस्चनिंग द लेंस। ये लेंस को मॉइस्चनिंग करने में काम आता है। विट्रस ह्यूमर, इट हेल्प टू मेंटेन द पोस्चर ऑफ आईबॉल। आईबॉल का जो पोस्चर है वो इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए हम यूज करते हैं विट्रस ह्यूमर को। अब गाइस आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब गाइज हमारी जो आईज होती हैं उनमें पुपिल का बहुत अच्छा वर्क होता है और बहुत ज़रूरी काम भी होता है।
सो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखा है, व्हेन वी कम फ्रॉम अ लाइटनिंग रूम टू अ डार्क रूम, सो वाइट सम वाइल वी कांट सी इजीली वाई। सो गाइज जब हम एक लाइटनिंग रूम से एक डार्क रूम में आते हैं, आपने देखा होगा जब हम धूप से अचानक अंदर आते हैं तो हम क्या होता है, सडनली जब अंदर आते हैं तो हम सही से देख नहीं पाते उस चीज को। तो वो क्यों होता है, क्योंकि वो गाइज इसलिए होता है क्योंकि देखो पीपल का यहाँ पे क्या काम है, ये पूरा स्टेटमेंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो गाइस जो हमारा पुपिल होता है उसको आयरिस जो है वो कंट्रोल करता है कंडीशंस के द्वारा। तो अगर गाइस हमारा पुपिल जो है ज्यादा खुलेगा तो उससे क्या होगा, अंदर बहुत ज्यादा लाइट आएगी। आयरिस अगर पुपिल को ज्यादा खोल देगा तो अंदर आएगी बहुत सारी लाइट। तो गाइज जो हमारा आयरिस होता है अगर वो पुपिल को ज्यादा ओपन कर देता है तो उससे क्या होता है, हमारी बहुत सारी लाइट आती है हमारी आंखों के अंदर, जो कि हमारी आंख को बेकार भी कर सकती है। इसलिए गाइज जब हम लाइटनिंग में जाते हैं, जो आयरिस होता है वो पुपिल को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, जिससे कम लाइटनिंग आ पाती है और हमारी आंख बेकार नहीं होती। लेकिन गाइज ये उल्टा होता है डार्क रूम में। अगर हम डार्क रूम में जाते हैं तो हम जो आयरिस होता है वो पुपिल को बिल्कुल पूरा ओपन कर देता है, बिल्कुल फुली ओपन कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारी जो लाइट है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर आ सके और हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकें। इसलिए होता है कि जब हम धूप से आते हैं तो हमें क्यों दिखता है ऐसा, क्योंकि धूप से आने में तो पुपिल हमारा छोटा था जिससे कम लाइट आ रही थी। लेकिन जब हम अंदर जाएंगे तो पुपिल को बड़ा होना होगा, तो वो लेता है थोड़ा टाइम बड़ा होने में। ऐसा नहीं होता आप अंदर गए तुरंत वो बड़ा हो गया, नहीं, वो थोड़ा टाइम लेता है बड़ा होने में, जिससे क्या होता है आपके धीरे धीरे लाइट अंदर आ पाती है, इसलिए आप नहीं देख पाते हो। अब गाइज यही आपको यहाँ पे लिख रहा था, आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, डाउनलोड कर लेना। व्हेन वी कम फ्रॉम डार्क टू ये दूसरा स्टेटमेंट है, व्हेन वी कम फ्रॉम डार्क टू लाइट सो आर आई डजंट एबल टू सी इट स्टार्टेड क्लोजिंग वाई। तो ये इसका उल्टा है, जब हम डार्क से लाइट में जाते हैं तो हमारी आंखें, आपने देखा होगा कि बार बार जो है बंद होने लग जाती हैं, उन्हें ओपन नहीं होना होता है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि डार्क रूम में तो आईज पुपिल जो था आयरिस ने बिल्कुल बड़ा कर रखा था। तो जब हम लाइटनिंग रूम में जाएंगे तो पुपिल, ऐसे तो बहुत सारी लाइट अंदर आएगी ना, तो इसलिए हमारी आंखें जो है बंद होने लगती हैं ताकि हमारी आंखें खराब ना हो जाएं। तो आयरिस उसे क्या करता है, फिर धीरे धीरे पुपिल को छोटा करने लगता है, जिससे कि लाइटनिंग थोड़ी कम अंदर आ सके ताकि हमारी आंखें बेकार ना हो। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पावर ऑफ अकोमोडेशन। सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ बाय हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। जो हमारा आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ, जैसे कि लाइट आई तो लाइट को उसको रेटिना पे फोकस करना होगा, तो रेटिना पे फोकस करने के लिए वो क्या करता है, एक प्रॉपर्टी है आई लेंस की कि वो एडजस्ट करता है अपनी फोकल लेंथ को सिलियरी मसल्स के द्वारा, यानी कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, जिससे क्या होता है इमेज हमारी रेटिना पे फॉर्म होती है। उसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट इट फोकल लेंथ बाय हेल्प ऑफ सिलियरी मसल्स। अब गाइज यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ आई टू सी इन शॉर्ट इज, यानी हमें जब छोटी जगह पे देखना होता है, यानी छोटे डिस्टेंस पे देखना होता है, जैसे कि आप बुक पढ़ रहे हो तो आप ऐसा तो नहीं है बुक को बहुत दूर रख देते हो फिर पढ़ते हो, नहीं, तो आप पास रख के पढ़ते हो, जिससे जो कि आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है आई का वो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर से आपको बुक पढ़नी चाहिए, ठीक है गाइज। लॉन्गर डिस्टेंस होता है आई का, यानी लॉन्ग इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी ये नहीं अनंत तक रखा है वो ऑब्जेक्ट, मतलब थोड़ा दूर रखा है, इन्फिनिटी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो गाइज अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो गाइज अब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, यानी हमारी जो आई होती है वो कभी कभी खराब हो जाती है, तो उसके हम विजन देखेंगे कि कौन कौन से केस में खराब हो जाती है, और हम उसके करेक्शन भी देखेंगे कि उसको करेक्ट हम कैसे कर सकते हैं। सो डिफेक्ट्स ऑफ विजन में पहला है मायोपिया। सो इट इज द डिफेक्ट वेयर अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स बट नॉट फार ऑब्जेक्ट्स। तो ये एक डिफेक्ट होता है जहां पे हमारा पर्सन जो है वो पास के ऑब्जेक्ट तो देख सकता है लेकिन दूर के नहीं देख सकता, इसलिए गाइस हम इसको नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या कहते हैं, नियर साइटेडनेस है तो हम इसमें पास के नहीं देख पाते होंगे, नहीं, पास के तो देख पाते हैं लेकिन दूर के नहीं देख पाते। इट इज ड्यू टू द इमेज फॉर्म बिफोर रेटिना, ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो इमेज होती है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म हो जाती है, जैसे कि आपको यहाँ पे अ पर्सन विद मायोपिक आई डायग्राम दिख भी रहा होगा। अब गाइज हमें देखते हैं इसका करेक्शन कि हम इसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो दिस डिफेक्ट कैन करेक्ट विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव लेंस। हम अगर आई के आगे, मायोपिक पर्सन की आई के आगे एक कॉनकेव लेंस लगा दें, उससे क्या होता है, हमारी जो
इमेज है वो करेक्ट रेटिना पे फॉर्म होती है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को डाइवर्ज कर देता है। तो पहले लाइट रेज आ रही है, देखो ये हमारी लाइट रेज यहाँ से आ रही हैं, ये कॉनकेव लेंस है और इसने ये डाइवर्ज कर दी, फिर ये इस पे गई। अब कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आई का को वाला कॉन्वेक्स लेंस, तो ये क्या करता है, ये हमारी उसको वो कर देता है, क्या कहते हैं, ये हमारी आई को सॉरी लाइट को जो है वो कन्वर्ज कर देता है। तो यहाँ पर इसने कन्वर्ज करी और ये हमारी जो लाइट है वो रेटिना पे फॉर्म हो गई। पर्सन विद करेक्शन विद ऑफ मायोपिक आई। अब गाइज नेक्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है वो है प्रेसबायोपिया। सो व्हेन अ पर्सन हैज अ डिफेक्ट ऑफ बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, सो ही और शी इज नोन एज प्रेसबायोपिया पेशेंट। तो ऐसा पर्सन जो कि मायोपिया भी हो रखा हो, उसे हाइपरमेट्रोपिया भी हो रखा हो। हाइपरमेट्रोपिया भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले प्रेसबायोपिया पढ़ लेते हैं। जो उसको मायोपिया भी हो रहा हो, हाइपरमेट्रोपिया भी हो रहा हो, तो वो पर्सन जो कहलाएगा वो कहलाएगा प्रेसबायोपिक पर्सन। सो बट दिस डिफेक्ट कैन डन विद बायोफोकल लेंसेज। लेकिन हम इस डिफेक्ट को बायोफोकल लेंसेज से क्या कहते हैं वो कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। बायोफोकल लेंसेज क्या होते हैं? A lens with both concave and convex, upper side with concave and lower side with convex। तो ऐसा लेंस जिसकी दोनों जो हमारी साइड है वो कॉनकेव हो एक साइड और एक हो कॉन्वेक्स। तो ऊपर की साइड इसकी कॉनकेव होती है और नीचे की साइड इसकी कॉन्वेक्स होती है। अब गाइस आते हैं हमारे हाइपरमेट्रोपिया की तरफ। सो गाइज अब है हमारा हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम फार साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम फार ऑब्जेक्ट्स तो देख सकते हैं लेकिन नियर ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। ये मायोपिया का बिल्कुल कन्वर्स है। इट इज ड्यू टू इमेज फॉर्म आफ्टर द रेटिना और बिहाइंड द रेटिना। इसमें क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो रेटिना के या तो बाद फॉर्म होती है या फिर रेटिना के पीछे ही फॉर्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है, हम उसे देख नहीं पाते हैं नियर ऑब्जेक्ट्स को। इट कैन करेक्ट यूजिंग बाय कॉन्वेक्स लेंस। हम इसको कॉन्वेक्स लेंस से यूज कर सकते हैं, मतलब करेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख भी रहा है, ये पर्सन जो है यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया हो रखा है। इसे देखो इमेज जो है यहाँ पे फॉर्म हुई है, राइट रेटिना के बाद फॉर्म हुई है। अब गाइज अ पर्सन विद करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, ये यहाँ पे हमने ये कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया, इस लाइट आई इसने कन्वर्ज करी, फिर ये कॉन्वेक्स आई के कॉन्वेक्स लेंस पे गई, उसने भी उन्हें कन्वर्ज करके बिल्कुल रेटिना पे लगा दिया। तो इसी को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और लास्ट जो विजन रह गया है वो हमारा रह गया है कैटरैक्ट। सो इट इज द डिफेक्ट व्हेन पर्सन्स लेंस गेट मिल्की और क्लाउडी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। ये हमारा ऐसा डिफेक्ट होता है जहाँ पे पर्सन जो है वो मिल्की और उसका जो आई लेंस होता है वो मिल्की और क्लाउडी हो जाता है, क्योंकि ओल्ड एज हो जाती है। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग हैं उनकी थोड़ी मिल्की मिल्की सी आई लेंस हो जाता है, क्लाउडी सा, तो वो उन्हें कैटरैक्ट हो रखा होता है। दिस कैन बी करेक्ट बाय कैटरैक्ट सर्जरी। इसको हम करेक्ट कर सकते हैं कैटरैक्ट सर्जरी से। इन दिस पर्सन कैन पार्शियल और परमानेंट ब्लाइंड। इस डिफेक्ट में पर्सन जो है वो कभी थोड़ा बहुत ब्लाइंड हो जाता है या फिर कभी तो ब्लाइंड ही हो जाता है वो हमेशा के लिए। तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, क्योंकि हमने अपना ह्यूमन आई वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं कलरफुल वर्ल्ड के पार्ट की तरफ। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म, ये कलरफुल वर्ल्ड का पहला टॉपिक है। प्रिज्म क्या होता है आपके माइंड में आ रहा होगा। सो इट इज अ 3D शेप विद 2 ट्रायंगुलर फेसेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस। ये एक शेप होती है जिसमें 3D शेप है, ये एक जिसमें 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं उसके और 3 ट्रायंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रिज्म। अब गाइज यहाँ पे आपको एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये सारे पढ़ने होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। सो जो एंगल ऑफ प्रिज्म पढ़ते हैं पहले। सो द एंगल बिटवीन 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस ऑफ प्रिज्म। तो एंगल 2 रिफ्रैक्टिव सरफेसेस होते हैं हमारे प्रिज्म के, जहां पर जो एंगल बनता है उनके बीच का, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो ये इसके रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, ये वाला, ठीक है गाइस, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। सो अब आता है एंगल ऑफ डेविएशन। सो द एंगल बिटवीन एमर्जेंट एंड इंसिडेंट रे। तो ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा यहाँ पे एंगल, ये होता है हमारा इमरजेंट और इंसिडेंट रे के बीच। ये इंसिडेंट रे है और ये रही हमारी इमरजेंट रे, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ
एमरजेंस द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इमरजेंट रे। तो जो नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे बोलेंगे? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टिव रे। तो जो हमारी ये वाली रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल होती है, इसके बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म। तो जो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कि ग्लास प्रिज्म का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसके एंगल ऑफ प्रिज्म। यानी अगर हम एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ा दें तो डेविएशन भी अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब गाइज हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। उससे पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिस्पर्जन क्या होता है। सो द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो ये एक फिनोमेना होता है जिसमें हमारी व्हाइट लाइट जो होती है वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, यानी टूट जाती है, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। अब गाइज यहाँ पे आपको एक प्रिज्म दिख रहा होगा। ये प्रिज्म मैंने 3D नहीं बनाया है, एक ऐसी फिगर बना दी आपको समझाने के लिए। यहाँ से हमने एक लाइट बीम पास कराई, ये वाली लाइट बीम हमने यहाँ से पास कराई और ये देखिए गाइस ये 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो गई। तो स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, स्पेक्ट्रम क्या होता है? सो द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। यानी एक कलर्ड कंपोनेंट्स का एक बैंड लाइट बीम का, उसी को हम बोलेंगे स्पेक्ट्रम। ये पूरा एक स्पेक्ट्रम होगा, ये वाला पूरा एक स्पेक्ट्रम होगा। सो गाइज द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट शोज 7 कलर्स एज। जो हमारी डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट होती है वो ऐसे कलर्स दिखाती है। विबग्योर, विबग्योर एक फॉर्म बनाती है। दिस इज कॉल्ड एज विबग्योर और स्पेक्ट्रम। इस विबग्योर हम इसको बोलते हैं विबग्योर या फिर स्पेक्ट्रम। विबग्योर क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहला कलर इसमें बनता है वॉयलेट, फिर बनता है इंडिगो, फिर बनता है ब्लू, फिर बनता है ग्रीन, फिर बनता है येलो, ऑरेंज एंड देन रेड। दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय आइजैक न्यूटन। ये जो हमारा डिस्पर्जन है इसको आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर करा था। सो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रखा है, ये वाला स्टेटमेंट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन मैंने बस ऐसे लिख दिया है। न्यूटन जॉइंट 2 प्रिज्म, वन इज स्ट्रेट एंड अदर इज टिल्टेड। न्यूटन ने क्या करा, एक दो प्रिज्म लिए उसने, एक को तो स्ट्रेट रखा और एक को रख दिया टिल्टेड, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। सो यहाँ पर हमने एक प्रिज्म को स्ट्रेट रखा है और एक को थोड़ा टिल्टेड करके रखा है। तो यहाँ से हमने व्हाइट लाइट पास कराई, ये पूरा हो गया हमारे 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में स्प्लिट हुई। फिर इसके अंदर गई, इसके अंदर भी 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में हुई। फिर एक लाइट बीम की तरह एक स्क्रीन पे हमने इसको ऑब्टेन कर लिया। इसी को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट। सो गाइज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब गाइस कुछ हमारे रह गए नेचुरल फिनोमेना जो कि हम देख लेते हैं। सो रेनबो कैसे फॉर्म होता है? सो इट इज अ स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट एंड इट फॉर्म बाय द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट। सो ये भी एक स्पेक्ट्रम होता है जो कि सनलाइट का स्पेक्ट्रम होता है जो कि फॉर्म होता है डिस्पर्जन से। डिस्पर्जन किसके डिस्पर्जन से? सो जो सनलाइट होती है वो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट से जब स्प्लिट कर जाती है 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में, सो हमारा रेनबो जो है वो फॉर्म होता है। बट रेनबो ऑलवेज फॉर्म अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। जो हमारा रेनबो होता है वो हमेशा सन की अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है। ये गाइस यहाँ पे हमारी वाटर ड्रॉपलेट है, यहाँ से सनलाइट आई, ये स्प्लिट हुई 7 कॉन्स्टिट्यूएंट में। ये मैंने 2 ही दिखाए हैं बस आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे हमारा रेनबो बन गया। बिग वाटर ड्रॉपलेट्स डजंट स्प्लिट लाइट इनटू 7 कलर्स। जो हमारी बड़ी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो लाइट को 7 कलर्स में नहीं ब्रेक करती हैं, वो उन्हें सिर्फ वाइट ही रहने देती हैं या तो जाने ही नहीं देती हैं अपने पार। स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट स्प्लिट लाइट इनटू 7 कलर्स, लेकिन जो स्मॉल ड्रॉपलेट होती हैं वो लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देती हैं। अब गाइस अब आता है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो द रिफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट इन एटमॉस्फेयर बाय चेंजिंग ऑफ विंड्स। तो जो हमारा रिफ्रैक्शन होता है लाइट का एटमॉस्फेयर में बाय चेंजिंग ऑफ विंड्स, उसी को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब गाइस इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से हम एक चीज समझने वाले हैं, व्हाई स्टार्स अपीयर हाई फ्रॉम देयर एक्चुअल पोजीशन। कि जो हमारे स्टार्स होते हैं वो एक्चुअल पोजीशन से हाई क्यों लगते हैं, तो हम ये देखने वाले हैं। सो वो इसलिए लगते हैं, तो हमारे जो स्टार्स होते हैं वो अर्थ से बहुत ज़्यादा फार होते हैं, यानी दूर होते हैं, जिनसे उनकी जब लाइट आ रही होती है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो वो बेंड हो जाती है हमारी विंड्स की वजह से। क्योंकि हमारी विंड्स कभी चेंज होती रहती हैं, कभी ठंडी हो जाती हैं, कभी हॉट हो जाती हैं, तो जिससे क्या होता है उनकी जो लाइट है वो बेंड हो जाती है और वो हमें
थोड़े टिल्टेड दिखाई देते हैं, हमें दिखाई देता है कि स्टार जो है वो अपनी पोजीशन से थोड़ा ऊपर की साइड है, यानी जो हम स्टार देखते हैं वो वहां पर नहीं है, वो थोड़ा ऊपर की साइड है उसके। तो ये वाई वाटर ड्रॉपलेट्स। तो गाइज इसी फिनोमेना की वजह से जो हमारी व्हाइट लाइट नहीं, जो हमारी स्टार्स होते हैं वो थोड़े ऊपर की साइड दिखाई देते हैं, और वो ट्विंकल इसलिए करते हैं क्योंकि जो उनकी पोजीशन है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि टाइम टू टाइम अर्थ का वेदर भी चेंज होता रहता है, इसलिए टाइम के साथ साथ वो चेंज होती रहती है, और उनकी लाइट जो हमारी आईज में आती है वो फ्लक्चुएट करती है, सम टाइम ब्राइट और सम टाइम फेंट। अब गाइज यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज दे आर क्लोज टू अर्थ एंड दे कंसाइडर एज पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट। प्लैनेट जो होते हैं वो इसलिए ट्विंकल नहीं करते क्योंकि वो हमारी अर्थ से बहुत क्लोज होते हैं और वो कंसाइडर करे जाते हैं पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट से। नेक्स्ट है टिंडल इफेक्ट। सो when light strikes the colloidal particles in the atmosphere so it give rise to Tyndall effect। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा टिंडल इफेक्ट इसलिए शो होता है क्योंकि वो उन स्मॉलर पार्टिकल से स्प्लिट होके जो है स्कैटर हो जाती है लाइट, उसी को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉन टिंडल, इसको डिस्कवर करा था जॉन टिंडल ने। अब गाइस आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब गाइस है हमारा वाई स्काई अपीयर ब्लू। जो हमारी स्काई होती है वो ब्लू क्यों दिखती है? सो बिकॉज because blue light scatter mainly by fine particles which are present in atmosphere and blue light scatter more, so that's why। जो हमारी ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर होती है ज्यादा, फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं वो ब्लू लाइट को ज्यादा स्कैटर कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसकी वेवलेंथ यानी वो दूर तक जा नहीं पाती और वो स्कैटर हो जाती है पूरे एटमॉस्फेयर में, और इसलिए हमें स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। वाई क्लाउड्स अपीयर वाइट। क्लाउड्स क्यों वाइट दिखते हैं? बिकॉज इन क्लाउड्स द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स आर लार्ज सो दे डोंट स्प्लिट सनलाइट इनटू 7 कलर्स। तो जो हमने आपको ये स्टेटमेंट पहले भी बताया था कि बड़ी ड्रॉपलेट जो होती हैं क्लाउड्स में वो लाइट को स्प्लिट नहीं करती है 7 कलर्स में, या तो वो व्हाइट लाइट ही छोड़ेंगी या फिर उसे अपने आर पार जाने ही नहीं देंगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन वेवलेंथ। अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी लाइट की स्कैटरिंग डिक्रीज होगी तो वो इंक्रीज होगी वेवलेंथ, यानी उसकी वेवलेंथ बढ़ेगी, वो दूर तक जाएगी, लेकिन स्कैटर कम होगी। सो बाय दिस स्टेटमेंट वी कैन से दैट डेंजर साइन जो होते हैं वो हमारे रेड कलर से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि रेड कलर की लॉन्गर वेवलेंथ होती है, जिससे क्या होता है जो हमारे दूर होते हैं पीपल्स वो उसे दूर से भी देख सकते हैं रेड साइन को कि हाँ भाई रेड साइन है आगे, तो हमें धीरे चलाना चाहिए, मतलब सेफ ड्राइविंग का कुछ बहुत सारे रेड साइन होते हैं। तो इसी वजह से क्योंकि रेड लाइट स्कैटर कम होती है लेकिन वो दूर तक ट्रेवल करती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने अभी स्टेटमेंट पढ़ा है स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन वेवलेंथ। अब गाइज हमारा लास्ट और बिल्कुल खत्म हो गया ये चैप्टर इस टॉपिक के बाद। इफ अर्थ लॉस इट्स एटमॉस्फेयर सो नो स्कैटरिंग टेक्स प्लेस एंड स्काई अपीयर ब्लैक। अगर अर्थ जो है हमारी एटमॉस्फेयर में, अगर हमारी जो अर्थ है वो अपना एटमॉस्फेयर ही लॉस कर दे, यानी अर्थ में कोई एटमॉस्फेयर ही ना हो, तो लाइट की जो स्कैटरिंग है वो नहीं होगी और हमारी जो लाइट है वो ब्लैक, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ब्लैक दिखेगा। ये ही वजह है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है वो ब्लैक है, क्योंकि वहां पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है जिससे कि लाइट स्कैटर हो सके और वो ब्लू दिख सके। तो गाइज ये था हमारा लास्ट टॉपिक एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और गाइज जो आपका लेट सनसेट और अर्ली मॉर्निंग वाला जो सनसेट है वो वाला आपका पार्ट डिलीटेड है, और ये मैंने इसलिए आप उसको इसमें ऐड नहीं करा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।